अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक नंबर 8 एंड दैट इज़ एवोल्यूशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट ऑन ए ट्रेट ओनली इफ़ द ट्रेट इज़। तो आंसर इज़ हेरिटेबल। हमने डार्विन की थ्योरी में पढ़ा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन किस स्टेट पे करेगी? जो हेरिटेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इन नेचुरल सिलेक्शन द इन्वायरमेंट प्लेज रोल अफेक्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द जीन इन पॉपुलेशन। बेसिकली हम जो एवोल्यूशन की डिफाइन करते हैं एवोल्यूशन को, उसमें यही कहते हैं कि चेंज दैट अकर्स विद इन पॉपुलेशन। ठीक, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, डार्विन इन हिज natural selection theory did not believe in any role of which one of the following in the organic evolution। तो हमने कहा था कि जो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी वो डिपेंड कर रही थी स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। ठीक है, हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द स्ट्रगलिंग, बिल्कुल ठीक है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ये गलत है। ऑप्शन डी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन सी। Question number 4, there is more competition for survival between option A different animals of same niche, option B different animal of different niche, same animal of same animal of different niche। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेम एनिमल्स ऑफ सेम निच। तो देखें कि जब सेम निच होगी, उसके एनिमल सेम होंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट सेम होंगी। जब रिक्वायरमेंट सेम होंगी तो उनमें कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। Question number 5, natural selection is sometimes described as survival of the fittest. Which of the following most accurately measures an organism fitness? तो डार्विन्स का जो कंसेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, वो रिलेट कर रहा था ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, प्रोजेनी के ऊपर, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, Darwin collected 13 types of finches from Galapagos। Question number 7, what event is thought to have contributed to the evolution of eukaryotes? तो बेसिकली हम कहते हैं कि यूकरियाट्स जो हैं वो प्रोक्रियाट से इवॉल्व हुए। और आपको पता है कि जो प्रोक्रियाट्स की हम जब थ्योरीज देखते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले जो है ये पानी के अंदर जो है अपेयर हुए थे प्रोक्रियाट्स, जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते थे। उसके बाद फिर फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियाट्स है जिन्होंने H2S को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया एज ए अपना हाइड्रोजन सोर्स। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वाटर को यूटिलाइज करना स्टार्ट हुआ। जब वाटर को उन्होंने यूटिलाइज़ किया तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अकोमोलेट हुई तो ऑर्गेनिज्म ने जो है, जो कि प्रोक्रियाट्स थे, उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे जो है एरोबिक प्रोक्रियाट्स जो है वजूद में आए। फिर आगे हम जब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी की बात करते हैं कि उसमें जो थे हमारे पास प्रोक्रियाट्स, उन्होंने जो है इनगल्फ किया यूक्रियाट्स को। ठीक है, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, तो बेसिकली जो यूक्रियाट्स की एवोल्यूशन हुई थी उसके लिए ऑक्सीजनेशन लाजमी थी एटमॉस्फेयर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन डार्विन्स फिंचेस वाज दी। तो डार्विन ने जो फिंचेस कैलकुलेट की थी, जो जमा की थी, उनमें जो डिफरेंस था वो बीक शेप का था, क्योंकि इनकी जो फूड सोर्स थे वो डिफरेंट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डार्विन क्लेम्ड दैट द डिफरेंसेस इन द बीक फॉर्मेशन बिटवीन वैरायटी ऑफ द फिंचेस स्पीशीज फाउंड ऑन गैलापागोस वाज रिलेटेड टू देयर फूड सोर्स, क्योंकि उनका फूड सोर्स डिफरेंट था। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो बीक की शेप में मॉडिफिकेशंस आई थी। क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये आपकी पीटीबी की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है। नेचुरल सिलेक्शन फिनोटाइप पे करती है हमारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। आपको पता है कि जो डार्विन को जो फर्स्ट आइडिया हुआ था एवोल्यूशन का, वो उसको बायोजियोग्राफी से हुआ था उसको। और बायोजियोग्राफी क्या होती है? इट इज़ स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशी इन द डिफरेंट एरियाज।
ठीक है। तो गैलापागोस में भी उसने जो फिंचेस कैलकुलेट की थी वो बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन के फेवर में थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फर्स्ट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू द डार्विन। तो डार्विन को फर्स्ट आइडिया बायोजियोग्राफी से आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्मेडिलो इज ए मैमल। क्वेश्चन नंबर 14, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखें, जो उनके विंग्स होते हैं उनका फंक्शन एक होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस एज इट प्रोवाइड्स विजुअल रिकॉर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो विजुअल रिकॉर्ड क्या चीज़ प्रोवाइड करती है हमें? फोसल रिकॉर्ड है, विजुअल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एवोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स गिल पाउचेस डेवलप इनटू एस्टिशन ट्यूब। ठीक है, ये आपकी बुक स्टेटमेंट है, एस्टिशन ट्यूब में वो चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 17, होमोलोगस ऑर्गन आर दूज दैट शो सिमिलैरिटी इन। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? उनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट बट स्ट्रक्चर सिमिलर। और स्ट्रक्चर सिमिलर इसलिए होता है कि उनकी ओरिजिन सेम होती है, उनके एंसेस्टर सेम होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ओरिजिन सेम है उनका। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गन जो काफ़ी हद तक या मुकम्मल तौर पर जो अपना फंक्शन लॉस कर चुका हो। तो इसमें विजडम टिथ जो कि आपका थर्ड मोलर टिथ होता है, एयर मसल, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और चौथा ऑप्शन है मेलस। तो मेलस आपका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। मेलस आपकी एक एयर बोन है, मिडल एयर में मौजूद होती है, जो कि आपकी साउंड वाइब्रेशन की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है। तो ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ हार्डी-वैन-बर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिकली हमें बताता है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में। अब एक पॉपुलेशन स्टेबल तब होगी जब उसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, उसमें कोई म्यूटेशन ना आए, उसमें कोई माइग्रेशन ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी क्लोरोप्लास्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ सियानोबैक्टीरिया एंड दैट इज ऑप्शन सी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ जीन पूल। ठीक है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन जो है वो आपके जीन पूल को चेंज करती है। जीन पूल कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज टू द अदर। अब जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा तो दो जो हमारे पास पॉपुलेशन के दरमियान जो डिफरेंस होगा जेनेटिक मटेरियल का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एवोल्यूशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखें आप, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की हमारे पास बेसिकली दो काजेज होती हैं, एक फाउंडर इफेक्ट होता है, दूसरा होता है बोटल नेक इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट ये होता है कि एक जो है हमारे पास पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप अलहदा हो जाए टू इस्टेब्लिश ए सेपरेट कॉलोनी। ठीक है, जो कि हमारे पास बोटल नेक इफेक्ट होता है वो ये होता है कि एक पॉपुलेशन का साइज़ कम हो जाए ड्यू टू सम डिसास्टर लाइक फ्लड वगैरह या अर्थक्वेक की वजह से। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या करें कि जो है पॉपुलेशन एक मेजर पॉपुलेशन से सेपरेट हो गई है टू इस्टेब्लिश ए कॉलोनी। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? रैंडम चेंज इन दी जीन फ्रीक्वेंसी और दी अलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रैंडम चेंज होती है, इसके लिए म्यूटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। अब जब एक पॉपुलेशन से एक जो है छोटा ग्रुप अलहदा हो जाएगा, मतलब आइसोलेट हो जाएगा, तो उसकी अलील फ्रीक्वेंसी जाहिर है कि एक ओरिजिनल जो उसकी अपना पॉपुलेशन थी उससे उसकी अलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी। और हो सकता है कि कुछ अलील तो एब्सेंट ही हों उसके अंदर आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। तो अब हम कह सकते हैं कि अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो इट विल अपना जो फाउंडर इफेक्ट विल लीड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू। ये हमने बात की कि आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगी, स्मॉल पॉपुलेशन होगी, तो उसमें ज़्यादा चांस होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच रिस्पिरेटरी प्रोटीन इज कॉमन इन मैनी ऑर्गेनिजम्स, तो साइटोक्रोम सी। ये आपके एमडी कैट के पास पर में आ चुका है एक बार एमसीक्यूज। ये आंसर इज साइटोक्रोम सी। 25 विच फैक्टर रिड्यूसेस प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो देखें ये इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग वाले एमसीक्यूज लास्ट ईयर बहुत बार आए हैं पीएमसी के पेपर में। तो देखें इन ब्रीडिंग बोलते हैं मैटिंग विद रिलेटिव्स और आउट ब्रीडिंग बोलते हैं मैटिंग विद नॉन रिलेटिव्स। जब रिलेटिव्स के दरमियान ब्रीडिंग होगी, मैटिंग होगी, तो उससे क्या होगा, होमोजाइगस इंडिविजुअल का चांस बढ़ेगा और जो हेट्रोजाइगस का होगा वो कम हो जाएगा इन ब्रीडिंग में, जबकि आउट ब्रीडिंग में इसके ऑपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, reduction of population size with some specific allele or genotype due to natural disaster is to be the result of genetic drift। ये बेसिकली इसकी बात हो रही है बोटलनेक इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक पॉपुलेशन का साइज़ कम हो गया है जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो लील फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने ओरिजिनल जो लील फ्रीक्वेंसी से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये विल लीड टू दी जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ये एक बाय चांस हुई है बाय डिसेस्टर, बाय चांस हुई है चेंज, तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आउट ब्रीडिंग इंक्रीजेज। मैंने भी कहा था कि आउट ब्रीडिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैटिंग विद दी नॉन रिलेटिव। जब नॉन रिलेटिव के साथ मैटिंग होगी तो आपके पास होमोजाइगस जो प्रोपोर्शन होता है वो कम हो जाएगा और हेट्रोजाइगस जो प्रोपोर्शन होगा वो आपके पास राइज कर जाएगा। ऑप्शन सी। Question number 28, Lamarck's theory of evolution is also known as inheritance of the acquired characters। Question number 29, evolution of kiwi, foot of modern horse, webbing of the duck toes and loss of teeth in whale were successfully explained by use and disuse, which was explained by Lamarck's theory of evolution। Question number 30, what finding from the study of comparative embryology supports the theory of evolution। तो comparative embryology नाम से ही जाहिर है कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि जब एम्ब्रियो की स्टेजेस चल रही होंगी उस दौरान जो हम कंपेयर करके जो हम कंपेयर करेंगे किसी भी दो स्पीशीज़ को, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो उसकी बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। एम्ब्रियोज ऑफ द फिश एंड मैमल्स लुक वेरी सिमिलर। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। तो इंशाल्लाह जो है हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आपको कोई भी मसला हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और जो है ना काइंडली जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज भी है NMD कैट प्रिपरेशन विद रिश्तेरियन, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।